Hello guys, this is Jinal and today we are going to continue our first chapter of class 10th and that is chemical reactions and equations. हम लोग उस प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है और किस तरीके से हम उसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं और उसे बैलेंस करते हैं। तो उस वीडियो से हमें जो बैलेंसिंग वाला पार्ट था उससे हमारे कुछ हाफ मार्क्स के या फिर 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आ सकता है ना। तो अब इसका जो हम इम्पोर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें सबसे फर्स्ट और रिएक्शन आती है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या दिखा रही है कि यहाँ पे कोई चीजों का कॉम्बिनेशन हुआ है, कुछ चीजें कंबाइन हुई हैं। तो क्या कंबाइन हुआ है दैट इज रिएक्टेंट। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिले हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे क्या होता है जब भी कोई ज्यादा प्रोडक्ट होते रिएक्टेंट होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो प्रोडक्ट जैसे बनता है उसके साथ ही साथ वहाँ पे हीट एनर्जी का इवोल्यूशन होता है, मतलब वो इवॉल्व होती हैं, निकलती हैं। तो ऐसी जो भी रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो लेट्स डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। the reaction the reaction in which two or more reactants combine combine and single form single product। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं जिसमें हीट निकलती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि हीट हमारी निकली है, हीट इवॉल्व हुई है। ओके, तो अब इसकी हमने डेफिनेशन देख ली और हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। ये देखिए सेकंड रिएक्शन में थ्री रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब ऐसे ही हम एक और हमारा एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ का। वो है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये आपको ये एग्जाम में ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछी जाती हैं और ये कॉम्बिनेशन का ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब हम वाइट वॉश करवाते हैं घर में तो उस टाइम पे ये स्लैग्ड लाइम जो होता है उसी से हमारा वाइट वॉश होता है। तो जो हमें ये स्लैग्ड लाइम मिला है, जब इसको वॉल पे लगा दिया और हमारे जो एनवायरनमेंट में जो भी CO2 होता है वो उससे कंबाइन करता है और वो फॉर्मेशन करता है कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। क्या होता है वो जब लगाते हैं तब वो क्या होता है गीला होता है। जब वो 2-3 दिन सूख जाता है और CO2 से कंबाइन करता है तो वो क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है। आप मेरे बैक पे देख रहे हैं ये क्या है ना, स्लैग्ड लाइम है। और वो किस में कन्वर्ट हुआ कैल्शियम कार्बोनेट में। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे बर्निंग ऑफ कोल है और फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना है, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। आपकी बॉडी के अंदर जैसे आप कुछ खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स खाया, आपने पोटैटो खाया है ना, तो उसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट्स है
वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके अंदर गए, कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए, कुछ अपने एंजाइम्स आए, उन्होंने उसको ब्रेक डाउन किया। कैसे, किसमें किया? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। और वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी बॉडी में जो ऑक्सीजन बह रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उससे कंबाइन करता है और किसका फॉर्मेशन करता है? अपनी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हम तो इससे हम निकाल सकते हैं कि भाई रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर भी होता है ना? तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक तरीके की हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन भी अपना कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल है ना? इसमें कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर डाइजेशन, अब डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो कैसे ब्रेक डाउन होके और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, अब इसमें क्या है, पहले हमारी चीजें कंबाइन हुई, यहाँ पे डिकम्पोज हुई। इसके लिए क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो सिंगल होता है और सिंपलर हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं। ओके, जस्ट कॉम्बिनेशन की ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे रिएक्शन जो है वो हीट या लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ही होती है। और क्या होता है कि जब हमको हीट चाहिए तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? एंडोथर्मिक। एंडो मतलब नीडेड, है ना? हमको नीड होती है हीट और एनर्जी की, इसके बगैर रिएक्शन नहीं होती है। निकलता मतलब गया, दैट इज एक्सो, बाहर निकला। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, है ना? तो एक्सोथर्मिक कौन सी थी? कॉम्बिनेशन। एंडो, एंडो मतलब हमें चाहिए, अंदर चाहिए, दैट इज decomposition reaction. Okay, so let's define the decomposition reaction. The reaction in which single reactant single reactant decompose sorry single reactant decompose and form simpler product. Okay, और ये रिएक्शन कैसी है, अभी हमने देखा इसमें हीट इसको रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना? हीट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज FeSO4 in the presence of heat will convert into Fe2O3 plus SO2 and SO3. Okay, so this is also a decomposition reaction. आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है? थ्री प्रोडक्ट हमको मिले हैं। अब ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम? लाइमस्टोन, जो कि कन्वर्ट होता है क्विक लाइम में। आपको जो ये मैंने नाम बताए हैं, सबसे पहले हमने देखा था स्लैग लाइम, व्हाइट वॉश में जो यूज होता है, ये है लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं हम लाइमस्टोन प्लस, है ना? और जो क्विक लाइम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके,
तो ये नाम आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखने हैं। तो थर्ड हमारी इक्वेशन है PbNO3 whole twice gives you PbO plus NO2 प्लस O2। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें एक रिएक्टेंट से हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 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 रिएक्शन। अब आपको इसके भी नाम से पता चल रहा है ना, आप लोग क्या जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है या आपको किसी ने कोई भी टर्म पूछा है तो आप पहले उस टर्म को आप ब्रेक डाउन करिए और उसको समझिए कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट से आप समझ गए कि कुछ यहाँ पे उथल पुथल हो रहा है ना, कोई अपनी जगह चेंज करने वाला है। तो क्या होता है ऐसी रिएक्शंस में, जो अपना हायर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। ओके, तो जो भी हायर एटम है वो लोअर से लोअर को रिप्लेस कर लेता है। तो द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव highly reactive atom replaces the less reactive atom। और ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो लेस रिएक्टिव आइटम होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, वो कभी भी हाईली रिएक्टिव आइटम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये रिएक्शन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, हमेशा हाईली रिएक्टिव आइटम ही रिप्लेस करेगा। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक Fe प्लस CuSO4 gives you FeSO4 plus Cu। तो Fe क्या है हमारी, हमने आयरन ले लिया, उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है। तो क्या होता है उसका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कैसा होता है, ब्लू कलर का। तो ये ब्लू कलर की वजह से, कॉपर सल्फेट में डालने की वजह से हमारी आयरन नेल का कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर होता है ना। कैसा होता है, ब्राउन कलर। तो ये ब्राउन कलर क्यों हुआ, क्योंकि हायर जो रिएक्टिव हायर रिएक्टिव एलिमेंट एटम था उसने लेस रिएक्टिव एटम को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ओके, तो देखिए ये ऐसे हाईली रिएक्टिव था, इसने कॉपर को रिप्लेस कर लिया और ये सल्फेट के साथ में बॉन्ड बना दिया। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको रिप्लेस कर लेगा और जिंक की जगह पे आ जाएगा, कॉपर की जगह पे आ जाएगा। तो देखिए ये इसने इसको रिप्लेस किया और इसकी जगह पे आ गया, है ना। तो कोई भी हाईली रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो भाई डिसॉल्व हो गया है, दोनों जो एटम्स हैं वो आपस में डिसॉल्व हो गए हैं। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें वो आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं। डिसॉल्व नहीं होने के कारण कुछ पीपीटी रह जाता है। पीपीटी कैसे, मतलब हम देखते हैं कि कुछ रिएक्शन किया और नीचे हमें वाइट कलर का थिक पेस्ट जो मिला है वो क्या है, हमें पीपीटी मिला है। जैसे एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये रिएक्शन हमने ली है Na2SO4 की बैरियम क्लोराइड के साथ में, और यहाँ हमने बनाया है बैरियम सल्फेट प्लस NaCl, है ना। तो ये क्या है, ये इनसॉल्यूबल है। जो बैरियम सल्फेट है ना
वो बेरियम जो है वो सल्फेट में इनसॉल्युबल है। इसकी वजह से क्या बना हमारा बेरियम सल्फेट का पीपीटी, प्रेसिपिटेशन। पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। जब कोई दो एटम्स आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं वो हमारा बनाते हैं पीपीटी। ओके। और जब कोई भी रिएक्शन होती है इस टाइप की डिस्प्लेसमेंट में, तो जब आयंस के बीच में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके। जब आयंस के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आपकी ये तीन रिएक्शंस क्लियर हो गई हैं। डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। आप टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, रिडक्शन मतलब कुछ चीज़ का रिडक्शन हो रहा है, वो कम हो रही है। ओके। तो हम क्या देखते हैं, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट साइड में अगर हमारे पास में ऑक्सीजन है किसी एटम के साथ में, तो वो क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। और अगर प्रोडक्ट में पहुंचने के बाद उसका ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उस एटम से उसका ऑक्सीजन हट जाता है, तो क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिएक्टेंट में तो उसके पास ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट में वो ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और अगर किसी भी एटम के पास में ऑक्सीजन नहीं है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन के बाद उसके पास ऑक्सीजन गेन हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब उस एटम का यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, वो एटम हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ओके। सो लेट्स डिफाइन द ऑक्सीडेशन। the substance the substance which get oxygen during reaction during रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन के टाइम पे किसी भी एटम के पास में ऑक्सीजन आ जाता है प्रोडक्ट साइड में, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। और जब किसी भी रिएक्शन में द सब्सटेंस which remove oxygen during reaction is called reduction, है ना। तो आपके सामने ये चीजें क्लियर हो गई कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। इसमें आपको क्या देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें ऑक्सीजन देखना है। आपको देखना है ऑक्सीजन किसके साथ है रिएक्शन से पहले, मतलब रिएक्टेंट साइड में किसके पास ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में किसके पास ऑक्सीजन है। ओके। तो आप देखेंगे, अब हम एक रिएक्शन लेते हैं। जैसे कॉपर लिया हमने, कॉपर को ऑक्सीडेशन के साथ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो हमें मिला CuO। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉपर के साथ में क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है? सो द आंसर इज नो, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर है और ऑक्सीजन जो है वो दूसरा रिएक्टेंट है और मिलके इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है। तो जब हम इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको हमने जैसे ही हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट किया तो हमें प्रोडक्ट मिलता है कॉपर प्लस वाटर। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा रिएक्टेंट साइड है वहां पे क्या ऑक्सीजन है कॉपर के साथ में? सो द आंसर इज यस, वी हैव ऑक्सीजन विद कॉपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्टेंट में तो कॉपर के पास ऑक्सीजन है
but after the reaction on the product side we don't have oxygen with copper. तो क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन, कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन, कॉपर का हुआ रिडक्शन। और यहाँ ऊपर देखिए जो अपना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है, नो, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है। और जब रिएक्शन हुई और हमारा प्रोडक्ट बना तो उसमें प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो क्या हुआ है हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन। ओके, तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो गया ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें भी जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक और रिएक्शन लेते हैं जिंक ऑक्साइड की। इसको कार्बन के साथ में जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, हमारे रिएक्टेंट साइड में क्या जिंक के पास ऑक्सीजन है, तो यस वी हैव ऑक्सीजन विद जिंक। तो क्या है कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है और रिएक्शन के बाद हमारे प्रोडक्ट साइड में जिंक के पास से ऑक्सीजन गायब हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है, रिडक्शन, है ना, जिंक का हुआ है रिडक्शन। और कार्बन के पास रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नहीं है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन आ गया। तो क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन, कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो आपको क्लियर हो गया ना कि कहाँ पे रिडक्शन हुआ है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें ध्यान रखना है, दैट इज क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन आए उसमें क्या देखना है हमें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखते ही हम पहचान लेंगे कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और कहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब एक और लास्ट हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, that is effects of oxidation in our daily life, in our daily life। ओके, तो क्या देखते हैं हम लोग, हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी कि जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से रिएक्शन करती हैं अपनी जो डे टू डे लाइफ में, हम कहाँ पे चेंजेस जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट है कोरोजन, है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब आयरन नेल, जब हम उसको छोड़ देते हैं और उसमें अगर पानी लग जाता है तो कुछ टाइम बाद वो क्या, उसका कलर चेंज होके क्या हो जाता है, ब्राउन। क्यों, क्योंकि वो जो अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट कर जाती है ना। तो अब क्या होता है, हम इसे डिफाइन करते हैं दैट व्हेन अ मेटल is attacked attacked by substance around it मतलब उसके सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, उसको जो जैसा भी एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो जो भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो उसके साथ में रिएक्शन करेगा और कहीं ना कहीं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। क्योंकि केमिकली क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंज होने की वजह से हमें क्या, वो जब पहले जैसा था वैसा नहीं दिख के बाद में भी हमें अलग दिखाई देता है ना। केमिकल चेंजेस की वजह से हमें उसकी अपीयरेंस भी चेंज नजर आती है अराउंड इट, सच एज मॉइस्चर
है ना? हमारे जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है वो भी इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी मेटल को जब उसके साथ में कहीं रख देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसका कलर एक बहुत टाइम बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी हमारी गैसेस प्रेज़ेंट हैं, है ना? मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। इसको क्या बोलते हैं? कोरोजन। और अगर जो सब्सटेंस हमारा कन्वर्ट हो रहा है ना, जिसमें ये केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, जब उसको रखा है हमने, तो उसके सराउंडिंग जितने भी चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, वो उससे रिएक्ट करती हैं और उसमें चेंजेस आते हैं, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कोरोड, है ना? उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम कोरोड, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कोरोजन, ओके? तो इससे क्या होता क्या है एक्चुअली? इट कॉजेज इट कॉजेज डैमेज टू मैनी मेटल बॉडीज, है ना? मैनी मेटल बॉडीज। तो आप लोग ये सब देखते हैं, जैसे जो ब्रिज होते हैं ना, शिप्स होती हैं सी में, और क्या होते हैं, आयरन नेल का मैंने एग्जांपल दिया। आप कुछ ऐसे पुराने बर्तन देखते हैं, उनमें भी जंग लग जाता है। और कभी जो गेट होते हैं अपने, जो ऐसे लोहे के बने हुए होते हैं, उनमें भी जंग लग जाता है। तो वो क्यों होता है? यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि कैसे केमिस्ट्री हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना? तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन रहे हैं, ओके? तो अब क्या है, ये डैमेज करता है मेटल को। और जैसे कार है ना? कार में भी आप देखते हैं कई पार्ट जहाँ पे मेटल का यूज़ हो रहा है। जो मेन बॉडी है वो नहीं, जहाँ पे जगह-जगह पे जो भी मेटल वाला पार्ट आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है ना? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है? केमिकल चेंजेस। जैसे कार की कुछ बॉडी बॉडी है, ब्रिजेस हैं, है ना? आयरन नेल है, आयरन नेल, ओके? सो शिप है। ये सारी किसके एग्जाम्पल हैं? कोरोजन के। Now the second property, that the second effect of oxidation in our daily life is density. Density क्या होता है? जब कोई भी हमारा फूड होता है, जनरली जो भी ऑयली चीज़ें हैं, जैसे आप ऑयली चिप्स ले लो, है ना? जैसे आप लोगों को क्या पसंद है? जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, जब आप ये न्यू पैकेट लेके आते हैं और उसे खाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है ना? वो एकदम फ्रेश-फ्रेश से लगते हैं। बट द मोमेंट व्हेन यू केप्ट इट असाइड, है ना? जब खा के इसको आपने खुला पैकेट साइड में रख दिया है, तो क्या होता है उससे? उसका टेस्ट कुछ टाइम बाद चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, अपना जो एटमॉस्फेरिक कुछ ऑक्सीजन है ना? कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज़ हैं, उनसे रिएक्शन करता है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। सो दिस इज़ नोन एज़ रेंसिडिटी, ओके? So let's define the rancidity. When fats and oils are oxidized, they become rancid, and their smell, sorry, and their smell and taste changes. क्या होता है, जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उनसे रिएक्ट करते हैं, तो उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उनका स्मेल भी चेंज होने लगती है ना? क्योंकि वो थोड़ा खराब होने लगता है एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट होने के बाद। तो क्या होता है, ये जो भी हमारी फैक्ट्री में जो भी चीज़ें बनती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं,
एयरटाइट पैक करके रखते हैं। क्यों? ताकि ये बाकी की गैसेस से नहीं रिएक्ट करें और वो कितने टाइम तक हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। तो जैसे आप अगर मार्केट से कोई पैकेट लेकर आए हैं आज, तो वो थोड़ी ना ऐसा कि वो कल ही बना हुआ है, वो कितने महीनों की पैकिंग होती है ना? कितने महीनों तक वो प्रिज़र्व करके रखा गया है। तो उसमें कैसे प्रिज़र्व करके रखते हैं? हम उसमें पैकेट जो होता है उसमें नाइट्रोजन को कंप्रेस करके डालते हैं, जिससे उसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है। तो हम नाइट्रोजन को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो हमारा जो भी सब्सटेंस है वो रैंसिड नहीं हो। ओके? सो N2 gas in chips packet is used to prevent rancidity. Rancidity. ओके, तो अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब कोरोजन की बात करेंगे, अब आप समझ सकते हैं, जब भी डे टू डे लाइफ में आप कभी भी कोई भी चीज़ देखेंगे, कोई भी मेटल देखेंगे, अगर उसमें जंक लगा हुआ है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? जंक नहीं यूज़ करके आप यूज़ करेंगे कोरोजन। क्या हुआ है यहाँ पे? कोरोजन। जब आप लोग चिप्स लेके आए हैं या फिर कितनी भी तली-गली चीज़ें हैं, अगर उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, कितने दिनों तक उसे ऐसे ही रहने दिया है और वो नहीं पसंद आ रहा हमें, फिर खाने लायक नहीं बचा है, तो वो उसमें क्या हो गया है? रेंसिडिटी, है ना? तो आप ये जो केमिस्ट्री की टर्म्स हैं, वो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, ओके? तो आप इसको ज़्यादा रिमेंबर कर सकते हैं ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है, ओके? सो ये हमारा 10th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड जल्दी हम सेकंड हमारे चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरीज हो, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके? और मेरा मेल आईडी भी है, तो आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।